का अपमान कर रही हैं। कम से कम अगर आप कोई काम करना चाहते हैं सच्ची नीयत से कीजिए। अभी मैं जेपी नड्डा साहब का बयान परसों आज तक चैनल पर एक चला हुआ था, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। बड़ी बेशर्मी, बेहयाई और निर्लजता के साथ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर आता है, वो शख्स बयान देता है कि आज जब नरेंद्र मोदी किसान के बिल वापस हो चुके हैं, पार्लियामेंट से वापस हो चुके हैं, राष्ट्रपति उन पर मोहर लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी ये लोग इतनी बेशर्मी के साथ बयान देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब कहते हैं कि बॉर्डर पर किसान नहीं थे। अरे भैया, जब बॉर्डर पर किसान नहीं थे तो किससे भय खा गए आप? कांग्रेसियों से भय खा गए। कहते कांग्रेसी थे, कभी उनको आतंकवादी बताते, कभी खालिस्तानी बताते, कभी माओवादी बताते, छोड़िए वो एक अलग विषय था। लेकिन अगर वो किसान नहीं, आप आज भी उनका किसान नहीं मानते तो बिल वापस क्यों लिए भाई? इससे पता लगता है कि सरकार की मंशा सही नहीं है, सरकार की नीयत सही नहीं है, और कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम किसानों को समझाने का प्रयास करेंगे। मतलब समझाने का प्रयास करेंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद, पंजाब के चुनाव के बाद, उत्तराखंड के चुनाव के बाद, हिमाचल के चुनाव के बाद अब समझाने का प्रयास करेंगे। बड़ी सीधी सी बात है कि बेईमानी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के मन में आज भी है कि समझाएंगे और बिल वापस लेकर के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष एक उत्तर प्रदेश से, मैं उनका बयान एक दिख रहा था, वो सरेआम कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से बिल वापस लेने पड़े हैं, और ये बिल तो वापस भी आ सकते हैं। जिस सरकार की ऐसी मंशा होगी तो दिशाहीन कौन है? दिशाहीन तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। किसान तो आज भी दिशा में चल रहा है। 3 बिल वापस करवाने के लिए गए थे, वो एक चरण पूरा हुआ है। एमएसपी की गारंटी पहले दिन से किसान मांगता है। किसानों के मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए। किसान जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। कितनी बेशर्मी और बेगैरत सरकार है, मेरी समझ में आता नहीं है। किसानों के मामले में कहते हैं कि 700 किसान बॉर्डर पर शहीद हुए, इनका पता ही नहीं है। लखीमपुरी के अंदर इनका केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री का बेटा, या कहूं कि वही मंत्री, जब बेटा बाप की सहमति के बिना कभी कुछ नहीं कर सकता, किसानों को कुचल कर मार देता है, और वो कहते हैं हमें पता ही नहीं किसान मरे हैं या नहीं मरे हैं। यार कमाल का आइटम है ये लोग तो, भारतीय जनता पार्टी के तो अजीब चीज है, अजीब प्राणी है इस दुनिया में। तो ये ऐसी भावनाएं बोलते हैं। एक तरफ देखिए कितना बड़ा फासला आता है। विजय माल्या नरेंद्र मोदी का यार है, नीरव मोदी नरेंद्र मोदी का दोस्त है, मेहुल चोकसी नरेंद्र मोदी का दोस्त है। एक लिस्ट में देख रहा था, मुझे जहां तक मेरा संज्ञान है कि वो लगभग 90% सही है, कि गुजरात के नरेंद्र मोदी के जो मित्र हैं, जिनको मित्रों बोलता है ये मित्रों, वो इसके जो मित्र हैं करीब 50 के करीब आदमी कुछ लाइन थी, लेकिन 14 की एक लिस्ट मैंने देखी है। उसमें जो ये मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये सब दुनिया के सामने हैं। बड़े बड़े घोटाले करके नीरव मोदी को खुद नरेंद्र मोदी अपने साथ लेकर के जाते हैं और वहीं पर छोड़ करके आ जाते हैं। मेहुल चोकसी को लेकर के जाते हैं, वहीं छोड़ करके आ जाते हैं। ये लोग अरबों रुपए, खरबों रुपए के घोटाले करके, देखो मुझे तो गिनती भी नहीं आती भाई, इतने पैसे लिख के जाते हैं, इतने लाख करोड़। मुझे नहीं पता कितने लाख करोड़, मैंने देखे ही नहीं है लाख करोड़ तो। मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ, साधारण परिवार से आता हूँ। लेकिन जब वो अखबार में लिखा आता है ना साहब कि इतने लाख करोड़ के वो लोन लेकर भाग गए, उन लोगों के लिए सब कुछ माफ है। मोदी साहब उनको खुद छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, उनके लोन भी माफ होते हैं। 66,000 करोड़ के जो लोन हैं, नरेंद्र मोदी की साहब की सरकार जो है उसको बट्टे खाते में डाल देती है, क्योंकि उद्योगपतियों का है। लेकिन किसान, 700 किसान और 200-400 किसान और होंगे जो दूसरे राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं शहीद हुए हैं इस आंदोलन के दौरान। अगर 1000 व्यक्तियों का आप लगा लें कि 1000 व्यक्तियों को मुआवजा देने में सरकार को लकवा मार जाता है, तो कहां है? आज तक भी प्रधानमंत्री का या केंद्र सरकार का एक भी बयान नहीं आया कि हम 700 किसानों की शहादत को सलाम करते हैं, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हमें दुख है। नो, एक ट्वीट तक सरकार का नहीं आया। तो सरकार की नीयत में खोट है। अगर आज किसान आंदोलन पर है, लोग देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब 3 बिल वापस हो गए तो किसानों को वापस आ जाना चाहिए। निश्चित तौर पर आ जाना चाहिए, लेकिन अकेले 3 काले कानून का मामला नहीं है। उनको लेकर के आंदोलन जरूर शुरू हुआ है, लेकिन कहते हैं कि हर रोज आंदोलन भी नहीं खड़े हो सकते।
ये आंदोलन खड़ा हुआ है और जो एमएसपी की मांग है वो बिल्कुल जायज है। मतलब अब मैं आपको क्या कहूं कि बेशर्म लोग इतने हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी इनके एक मंत्री का बयान मैं पढ़ रहा था 2 रोज पहले, कहते हैं कि कांग्रेस के शासन में एमएसपी क्यों नहीं लागू हुई। अरे यार, मैं उस आदमी से प्रश्न पूछना चाहता हूं, पार्लियामेंट में होता तो उसको वहीं दबोचता, उससे वहीं पूछता कि अगर कांग्रेस के राज में नहीं हुई तो क्या आप भी नहीं करोगे। आप तो कहते हैं हम तो कांग्रेस से बेहतर काम करेंगे। अगर कांग्रेस ने एमएसपी पूरे देश में लागू नहीं की तो आप भी नहीं करोगे। कांग्रेस ने निश्चित तौर पर किसान के हक के लिए, किसान के फायदे के लिए जो बन सकता था उससे कहीं ज्यादा किया है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि सारे काम एक दिन में नहीं हो सकते जो कांग्रेस कर, और आज भी जो काम कांग्रेस किसान के लिए कर सकती है भारतीय जनता पार्टी उसके आसपास नहीं जा सकती। तो किसान का आंदोलन आज जो मुद्दे हैं, प्रमुख मांगे 4-5 किसान की, वो इन्हीं बातों पर खड़ा है कि तो एमएसपी की गारंटी सरकार दे कि पूरे देश में एक एमएसपी लागू हो, पूरे देश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में। यह हरियाणा पंजाब की प्रॉब्लम नहीं है। हरियाणा पंजाब तो समृद्ध राज्य हैं, लेकिन उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में कौन देगा भाई? केंद्र सरकार एमएसपी दे। जो किसान शहीद हुए आंदोलन में सबको मुआवजा मिलना चाहिए। जब उद्योगपति इतने लाख करोड़, अरे एक उद्योगपति के जितने पैसे हैं ना उसका 10% में से किसानों का मुआवजा पूरा हो सकता है। एक उद्योगपति के लिए जितना आप खर्च कर रहे हो तो दे दो, उसमें क्या आफत आ गई आपको। आप तो ये कहते हो कि आपको पता ही नहीं है कि इसमें शहीद हुए या नहीं हुए, आप तो आंकड़े झुठला रहे हो। दूसरी बात जो आती है कि जो किसानों पर मुकदमे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जो भी आंदोलन में मुकदमे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब हमारी सरकार थी तब भी मुकदमे दर्ज हुए, आंदोलन भी हुए, मुकदमे भी हुए। लेकिन जब वो आंदोलन खत्म होते हैं तो मुकदमे वापस हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी मंशा के तहत आंदोलन नहीं होता, किसी मुकदमे मंशा के तहत वो सरकार नहीं करती है। वो सिर्फ आंदोलन को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी किया, अच्छे हथकंडे भी बनाए हैं, लेकिन ये एक जिद है कि हम मुकदमे कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों भैया? आप बड़े बड़े बाहुबलियों के खिलाफ मुकदमे कैंसिल कर सकते हो। कुलदीप सेंगर जैसा गैंग रेपिस्ट व्यक्ति बाहर घूमता, उसके मुकदमे कैंसिल हो सकते हैं। बड़े बड़े इनके जो नेता हैं उनके खिलाफ मुकदमे कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन किसानों के मुकदमे कैंसिल नहीं होंगे। क्या दिक्कत आपको खत्म करने में, जब आप आंदोलन सच्चे मन से अगर आप चाहते हो। लेकिन हकीकत यही है मुस्कान जी कि ये लोग ना कभी सच्चे मन से थे, ना है और ना हो सकते। भारतीय जनता पार्टी दोगले लोगों का जमावड़ा है, कहते कुछ है, करते कुछ है। और ये बिल्कुल कहीं ना कहीं मेरी मंशा कहीं ना कहीं इस बात को अब देख रही है कि जो इनके बयान आ रहे हैं ना कि किसान नहीं थे, किसान नहीं थे, ये चुनावी हथकंडा भी हो सकता है। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी और उसकी पूरी टीम को आपके माध्यम से एक बता देना चाहता हूँ, ये जो वैन न्यूज़ है बहुत पूरी दुनिया में चैनल चलता है और नरेंद्र मोदी साहब भी इसको जरूर देखते होंगे, ऐसा है कि नहीं देखते होंगे। मैं नरेंद्र मोदी साहब को और उसकी पूरी सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। आप कहते हो कि एक उनकी मंशा है कि शायद एक बार आंदोलन खत्म हो जाएगा, दोबारा आंदोलन खड़ा नहीं होगा। ये किसान है साहब। मैंने हर बाइट के अंदर, भाई सुभाष जी ने मेरी बहुत से कवर मुझे किया है, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं किसान आंदोलन को लेकर के। और सुभाष को मैंने हमेशा एक बात कही है कि अगर नरेंद्र मोदी को घुटनों के बल जमीन पर कोई लेकर के आएगा तो किसान लेकर के आएगा, और वो लेकर के आया साहब। और मैं फिर कहता हूं, अगर सरकार की मंशा में कहीं कोई गलती है, सरकार कोई गलत कदम उठाना चाहते कि चुनाव के बाद इन बिलों के बारे में कुछ फिर कोई गड़बड़ सा करने की कोशिश करेगी, तो किसान भाई फिर वहीं आएगा और नरेंद्र मोदी को उसके अंजाम तक छोड़ करके आएगा। देखिए सर, जैसा कि आपने बार बार जिक्र किया कि वो किसान नहीं थे, ठीक है, तो जैसे जेपी नड्डा का जो है बयान आया कि वो किसान नहीं थे, तो आमतौर पे सरकार जब से आंदोलन शुरू हुआ है तो ऐसे कई स्टेटमेंट आए कि वो किसान नहीं थे, वो समझ नहीं रहे हैं। तो किसान अब नहीं समझेंगे, कब समझेंगे? तो ऐसी घड़ी में कांग्रेस पार्टी किसानों के कितना सपोर्ट कर रही है, किसानों को, या कितना खड़ी है ऐसी मुश्किल घड़ी में किसानों की? देखिए, किसान, पहली बात थोड़ा सा वो चूंकि कि मैंने कभी नहीं कहा कि वो किसान नहीं थे। नहीं सर, आपने जिक्र किया कि, हाँ जी, आपने जिक्र किया ना कि सरकार ने ऐसा बोला। जेपी नड्डा कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, राजनाथ कहते हैं, इनके सारे नाथ कहते हैं, वो बोलते हैं भारतीय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी एक शख्स ने कभी ये नहीं कहा कि वो किसान है। सर, तभी मैंने मेंशन किया ना कि जेपी नड्डा की एक स्टेटमेंट आई है। जिस तरीके की आपने बात, मैं माफ चाहूंगा, आपका प्रश्न क्या था, मैं एक बार पूछना चाहूंगा। सर, जैसे अभी सरकार को जब से आंदोलन शुरू हुआ था, आंदोलन शुरू हुआ है, किसान आंदोलन शुरू हुआ है, तो किसान के साथ इस किसानों की मुश्किल घड़ी में कांग्रेस कैसे खड़ी है? जी, कांग्रेस जैसे आप मेरे पूरे हिंदुस्तान ने देखा है,
अगर किसान के साथ गैर राजनीतिक रूप से, मैं यहाँ शब्द प्रयोग करना चाहता हूँ, गैर राजनीतिक रूप से, राजनीति एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, राजनीति हमारे लिए एक अलग चीज़ है, लेकिन किसान के आंदोलन में अगर मैं भी गया हूँ तो मैं कभी हाथ का निशान साथ लेकर के नहीं गया हूँ। मैंने कभी कांग्रेस का पटका गले में नहीं डाला। किसान आंदोलन में शामिल हुआ, चाहे बॉर्डर पर गया हूँ, चाहे जहाँ पर ये धरने प्रदर्शन गए वहाँ पर गया हूँ। मैं कभी झंडा डंडा लेकर के मैं नहीं गया। मैं साधारण सिर्फ लक्ष्मीकांत शर्मा के तौर पर गया हूँ। मेरी पहचान ये है कि मैं कांग्रेसी हूँ, और जब मैं वहाँ गया हूँ तो लोग समझ जाते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस का हर नेता इस आंदोलन में गैर राजनीतिक रूप से शामिल हुआ है, और अगर कांग्रेस ने कुछ मदद करने की आंदोलन से हट करके अपने प्लेटफॉर्म पर आई है, तो कांग्रेस ने जिले वाइज, प्रदेश वाइज और राष्ट्रीय स्तर पर रैलियां की हैं, सम्मेलन किए हैं आम आदमी को समझाने के लिए। क्योंकि कुछ लोग शुरू में एक बात कहते थे कि किसान की लड़ाई है। हम लोग आम आदमी को समझाते रहे हैं कि ये किसान की नहीं है, ये इस देश की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, और पब्लिक तब जाकर के जुड़ी है। चाहे प्रियंका गांधी हो, आपने पूरी दुनिया ने देखा है कि यूपी के अंदर किसने लड़ा, कौन लड़ा, लखीमपुरी में कौन आगे गया। प्रियंका गांधी जी रही हैं, राहुल गांधी रहे हैं, कांग्रेस की तमाम सीनियर लीडर रहे हैं, और वो चाहे मेरे जैसे छोटे मोटे लीडर यहाँ से रहे हैं, अपने जिसका जितना कद था। देखिए, मैं राजस्थान तक गया हूँ, मैं जहाँ जहाँ भी गया, राजस्थान में गया हूँ, यूपी में गया हूँ, इस मामले में जहाँ भी मैं, अगर मैं निजी यात्रा पर भी कहीं गया हूँ, तब भी अगर मुझे किसान का कहीं पंडाल मिला है, मैं उस पंडाल में बैठ करके आया हूँ, किसान भाइयों से मिल करके आया हूँ। तो मेरे मिलने से ऐसा नहीं था कि कोई मेरे मिलने से उनकी मांग पूरी हो जाएगी या किसी और के मिलने, लेकिन एक मॉरल बूस्ट होता है। हम 4 आदमी किसी काम को करते हैं और कोई 5वां आके हमारे बीच में बैठता है, हमें लगता है हमारी संख्या बढ़ी है, हमें कोई मदद करने के लिए आया है। तो कांग्रेस पहले दिन से, और मैं पहले दिन की बात नहीं करता, कांग्रेस की जो बुनियाद है, कांग्रेस का जो जन्म है, वो जन्म ही सिर्फ गरीब आदमी के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, मजदूर के लिए और किसान के लिए। कांग्रेस इन्हीं एजेंडों के तहत चली है, और इनके किसी भी, जितने वर्ग मैंने आपको बताए हैं, जितने भी किसी भी वर्ग पर अगर कभी यहाँ चाहिए तो कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कांग्रेस देश के लिए लड़ी है, और किसान देश की लड़ाई लड़ रहा है, तो किसान कांग्रेस के, जो कांग्रेस है किसान के साथ पहले दिन से खड़ी है। और इस आंदोलन की जहाँ तक बात है, जब ये शुरू हुआ था, तमाम कांग्रेस के नेता किसानों के पास गए हैं, कांग्रेस के बैठे हैं, बिना अपने चिन्ह के बैठे हैं, बिना अपने झंडे के बैठे हैं, किसान आंदोलन में जाकर के बैठे हैं। और आज भी राहुल गांधी जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है, बार बार घोषणा कर रहे हैं कि किसान की आखिरी मांग माने जाने तक कांग्रेस पार्टी किसान के साथ है। इसको भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में ले, हमें उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हम किसान के साथ थे, हैं, और आखिरी सांस तक किसान के साथ रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और ये भी गारंटी है कि जैसे 3 बिल वापस करवाए हैं, MSP भी लेकर के आएंगे, किसानों का मुआवजा भी लेकर के आएंगे, और मुकदमे भी वापस करवाएंगे। अब देखिए सर, जो HPSC घोटाला, आप भली भांति परिचित होंगे उससे, कि सरकार की कहावत थी कि बिन पर्ची बिन खर्ची जो है नौकरियां दिलवाने की बात की गई थी उसमें, तो विपक्ष ने भी काफी तंज कसा। तो आप इसको कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय है? इसको मैं कैसे देखता हूँ, देखिए, तो एक बात तो पहले बता दूँ कि हम लोग तो पहले दिन से एक बात कहते हैं, 2014 में सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भी और उसमें भी। इनके एक बड़े नेता मेरे साथ एक लाइव डिबेट पे थे, और वो फोक्स टीवी का कार्यक्रम था, चंडीगढ़ से लाइव टेलीकास्ट था वो, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, लेकिन वो रिकॉर्ड की बात है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। वो डेट मुझे याद है, लेकिन ये 2014 के करीब 6 महीने बाद, जब सरकार इनकी आई थी, उसके बाद की बात है। बड़े दिग्गज नेता थे इनके मेरे साथ डिबेट में। तो एंकर ने उनसे पूछा था, तब 3-4 घोटाले इनके उजागर हुए थे। वो वसुंधरा राजे का, राजस्थान की चीफ मिनिस्टर थी, स्मृति ईरानी का, और एक पंकजा मुंडे का, 3-4 लोगों के नाम आए थे। तो मुझे हंसी आई थी उस बात पर। तो जब आप जैसे एंकर ने उसे सवाल किया भ्रष्टाचार के मामले में, तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, बड़े कमाल की आइटम थे, उन्होंने एक बात कही, बोला जी कांग्रेस ने भी तो किया था, कांग्रेस ने भी तो भ्रष्टाचार किया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने नहीं किया, मतलब हम खाएंगे। तो जब वो मेरी बारी है, तो मैंने उनसे यही प्रश्न किया था कि भाई वाजपेयी साहब, आप खाओ, लेकिन अगर खाने का मादा तो अपने दम पे खाओ ना, मेरे नाम पे क्यों खाओ?
तो उस वक्त से इनकी मंशा पता लग गई थी। ये लोग बेईमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, भ्रष्टाचारी हैं, करप्टेड हैं। लेकिन वही बात है ना कि लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि नवी नवी जो बहू आती है ना घर में, उसके मन में क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन जब नई बहू घर में शादी करके आती है, अंदर से कितनी जहरीली है कोई नहीं जानता। लेकिन वो तो सिर्फ वो क्योंकि आई है, मेकअप भी उसका अच्छा होगा, चाहे आजकल तो देखिए, आज तो अब आज के संदर्भ में इसको देखें तो आएगी तो बड़ी चूड़ियाँ भी उसके गले में होंगी, हार भी होगा। अगर वो बदसूरत भी है तो इतनी खूबसूरत उसको बना देंगे। कई बार हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं उसको मेकअप करते हुए, तो हर आदमी भागे को, अरे बोला नई बहू आ गई हो, इतनी बोला फलाने की बहू इतनी सोहनी इतनी सुथरी। 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद जब वो नई बहू के प्रवचन शुरू होते हैं, सास को वो बोलना शुरू करती है, ससुर को बोलना शुरू करती है, जेठ देवर को बोलना शुरू करती है, तब पता लगता है कि नई बहू कैसी है, उसके भीतर क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का वही मामला है। ये नई बहू थी, मोदी को मेकअप करके लेकर के आए थे। ये जो गोदी मीडिया है, ब्रांड बनाया, मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। फिल्म कलाकार, स्टेज के कलाकार मेकअप करके आते हैं मंच पर, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कोई राजनेता मेकअप करके मंच पर आए तो हंसी आती है भाई। तो नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले नेता जो मेकअप करवा करके मंच पर आते थे। तो अब लगा लीजिए, मेकअप किसका करना पड़ता है आपको? मैं तो नहीं करता, मुझे पता है मेरी शक्ल सूरत तो बढ़िया है, इतनी माड़ी भी कौन नहीं, ठीक है। मैं, और अगर नहीं भी है तो मुझे क्या दिक्कत है, जो ओरिजिनल है वो दिखूँ ना मैं, मुझे मेकअप की क्या जरूरत है? तो मेकअप कौन करेगा? उसको कुछ छुपाना होगा। तो मोदी साहब मेकअप करके मंच पर आते थे जब सत्ता में नहीं थे। फिर सरकार आई, गोदी मीडिया आया, इन लोगों ने कुछ ऐसा चमनप्राश बनाया, घोल घोल के, बोला जी ये तो फलाना है, ढिकड़ा करके वो, मतलब एक ऐसी बहू बना दी जो थी तो बहुत बदसूरत, लेकिन चमका ऐसा दिया इस मीडिया ने कि जैसे इस बहू से खूबसूरत कोई बहू आवे ही नहीं दुनिया में। धीरे धीरे मेकअप उतरना शुरू हो गया। अब 24 घंटे कौन मेकअप करे भाई? रात को सोना भी है, सोते सोते मेकअप करेंगे तो भी उतरेगा, दिन में थोड़ा बहुत हाथ लग गया तो मेकअप उतरेगा। तो जैसे जैसे इस नई बहू का मेकअप उतरना शुरू हुआ 2014 के बाद, 6 महीने बाद, तब इसके घोटाले सामने आने शुरू हो गए। जितने पेपर कैंसिल भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुए, मेरे ख्याल में विश्व रिकॉर्ड होगा। बिन पर्ची बिन खर्ची ये कहते थे, अब इन्हीं की CBI है, इन्हीं की, इसलिए कहता हूं कि इनके हाथ में है, ये जैसे चाहे मोड़ लें। और इन्हीं की हरियाणा में सरकार है, वही लोग इनको पकड़ रहे हैं। लेकिन पकड़ कब रहे हैं? जब गुनाह छुपाने मुश्किल हो गए। इन्होंने बहुत गुनाह छुपाए हैं। इनके चेयरमैन थे भारती जी, उनके ऊपर दुनिया भर के आरोप लगे हैं, और बहुत से लोगों पर आरोप लगे, लेकिन सब कब आ गए। लेकिन कुछ आरोप ऐसे गले की हड्डी बन गए कि सरकार मजबूर हो गई उनको उजागर करने में। इनके आपस के लोग, अनिल विज साहब JJP के नेताओं पर आरोप लगा देते हैं। जिसकी सरकार में मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो विपक्ष को लगाने की क्या जरूरत पड़ी भाई? बेईमानी और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। वो चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है, पेपर लीक कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, भर्ती कैंसिल कर देते हैं। ये पहली सरकार है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि पिछली सरकार ने भर्ती की, अगले सरकार के वक्त में आकर के नौकरियां हट गई। क्या कमी रही मैं उस पर जाना नहीं चाहता, क्यों गई वो मैं उस पर जाना, लेकिन ये पहली सरकार है जिसने खुद भर्ती करी और खुद कैंसिल कर दी। संस्कृत टीचरों का एक मामला आता है जो खुद इसी सरकार ने भर्ती किए थे और 3 साल के बाद जय श्री राम उनका बोल दिया। तो ये पहली सरकार है। ये चाहे D ग्रुप की भर्ती आई, इन्हीं की कोटे की, जो कुछ मुझे पता लगा कि कुछ कोटे की जो भर्तियां अलग थी, अलग वो कैंसिल हुई हैं। तो पहली सरकार है ना। तो भ्रष्टाचार के मामले में मेरे कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये लोग सत्ता से बेदखल होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं इनमें से आधे से ज्यादा नेता जेल में होंगे भ्रष्टाचार के मामले में। सर, अब देखिए, जिला स्तर की अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र जिले में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है। तो देखिए, आगाज हुआ और जो सड़कों का काम है वो भी लगातार चल रहा है तब से, और जिससे लोगों को भी काफी परेशानी आ रही है। तो अभी जैसे जो पुरानी सड़कें बन रही थी वहां से काम हटके फिर यहाँ काम शुरू हो गया। तो ये कुछ कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? नहीं, इसके ऊपर मतलब मैं क्या कहूँ, पूरा कुरुक्षेत्र कह रहा है, और इतनी छिछोलीदार या थू हम जिसको देसी भाषा में कहते हैं, सरकार की हो रही है। लोकल नुमाइंदे, चाहे सांसद हैं चाहे विधायक हैं,
यहाँ के विधायक जो हैं मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, मेरी पार्टी में काम करते थे, लेकिन किस्मत के धनी हैं और मौके की नज़ाकत को भांप लेते हैं। साहब ऐसी कलाकारी भगवान हमें भी देता था, शायद हम भी 2-4 बार विधायक बन लेते। लेकिन मैं फिर भी परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने ज़मीर को नहीं मैं बेचता, अपना ईमान मैं नहीं बेचता, अपने वजूद पर मैं खड़ा हूँ। लेकिन वो भाई छलांगे मारते हैं, पलटी मारते हैं, कभी इधर कभी उधर, जहाँ सत्ता होती है वो अपनी उनकी किस्मत भी है, शायद उनकी वो वक्त की नज़ाकत को भांप लेते हैं। लेकिन मैं उनको भी एक बात कहना चाहता हूँ, आप इसी शहर से आते हो, इसी शहर की नुमाइंदगी करते हो, आपकी पढ़ाई यहीं है, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैं अपने से लगाता हूँ, हमारे साथ ही रहा, आप यहीं स्कूलिंग है, यहीं की आपकी कॉलेज की एजुकेशन है, यही सड़कें हैं। आज से 30-40 साल पहले भी वही सड़कें थी, आज भी वही सड़कें हैं। आज आप सत्ता में बैठे हो, पावर में बैठे हो, अगर आज भी आप नहीं कर सकते, आपने पुरानी नई की बात छोड़िए, 7 साल पहले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और 2018 में मैं कहता हूँ कि ये 6 किलोमीटर का एक टुकड़ा है थर्ड गेट से पिपली तक का, इसको कुरुक्षेत्र की हॉटलाइन बोलते हैं। एक सड़क है सीधी, बाकी सड़कें तो छोटी मोटी हैं, वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक मेन सड़क है जिससे इंटरनेशनल लेवल को हम कह सकते हैं कि जोड़ते हैं, कि क्योंकि पूरा हाईवे यही है, और तो कोई सड़क दूसरी हाईवे नहीं, बाकी तो कनेक्टेड सड़कें हैं। 5 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर एक सड़क की खुदाई होती है और 4.5-5 साल में आप उस सड़क को एक बार भी नहीं बना सकते। 10%, 15% उसका जो हिस्सा है आज बना हुआ है, 85% वो सड़क आज भी टूटी पड़ी है, आज भी वहाँ मिट्टी है। मैं यहाँ के विधायक और सांसद को खुले तौर पर कहता हूँ कि कुरुक्षेत्र की जनता की बीमारी की 80% वजह, आज कुरुक्षेत्र की जो जनता है वो 80% लोग उसमें बीमार हैं और उसमें ज़्यादातर दिक्कत सांस की आ रही है, क्योंकि 4.5 साल 5 साल से कुरुक्षेत्र की जो जनता है वो अन्न नहीं खा रही, वो सब्जी नहीं खा रही, वो धूल खा रही है, मिट्टी खा रही है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सब में जा रही हैं। आपने गीता जयंती का जिक्र किया है, हैरानी होती है। देखिए, खाना कुछ लोगों का पेशा होता है, उन्हें कलाकारी आती है, मैं पैसे नहीं खा सकता, मुझे अपना पता है, मैं बेईमानी का 2 पैसा नहीं हजम कर सकता और किसी कीमत पे मेरे अंदर जा नहीं सकता। लेकिन ठीक है, कुछ लोगों की कैपेसिटी है, मैं उनको दोष भी नहीं दूंगा। खाओ भाई, आपको शौक है खाने का, आपने शहर खाया, लूट लिया, एक गली बेच के खा गए शहर की, उसी की मिट्टी उठा रहे हो, वही मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी बेचने के पैसे, मिट्टी गिरने के पैसे, मिट्टी वहीं की वहीं है। मेरे सामने की सड़क 3 बार बन जाती है, ब्लॉक 1 बार लगे हैं, पैसे 3-3 बार जाते हैं, गीता जयंती 1 बार बनती है, पैसे पता नहीं कितने बार जाते हैं। आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हजम होते हैं, रोग क्यों होंगे ना, लेकिन इतना तो खाओ कि कहीं ना कहीं शहर की जनता ये कहे कि हाँ यार, इस शहर में कुछ हुआ है। हैरानी इस बात की होती है मुस्कान जी की, देखिए देसी सी बात है, बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, जैसे बच्चा 20-25 साल का बच्चा हुआ तो हम उससे पहले 20 साल का था, आजकल 25 साल की एक एवरेज उम्र है। 25 साल के बाद हम सोचते हैं यार, हमने तो यार बेटे की शादी करनी है या बेटी की शादी करनी है, सोचते हैं हम। उस दिन से थोड़े से चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि यार बेटे की शादी करनी है, 2 साल के बाद कैसे करेंगे, जो भी उसका धन जोड़ेंगे, जो भी आजकल हमारा सिस्टम होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब बच्चे की सगाई हो जाती है, सगाई के बाद हमारी चिंता थोड़ी सी और बढ़ जाती है कि अब जल्दी जल्दी और काम करो। फिर बच्चे की शादी रख दी जाती है कि फलां डेट की शादी है। जब बच्चे की शादी रख दी जाती है, उसकी शादी की तैयारी उसी दिन से शुरू हमारे लोग कर देते हैं ना, उसी दिन से कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है जो बच्चे की शादी कर रही है। बच्चा घोड़ी पे बैठा है फेरे लेने के लिए, और उसके लिए कोट पैंट, बोला यार मार्केट से कोट पैंट तो ले आओ बट्टे के। लानत है ऐसी सरकार पर। गीता जयंती के लिए मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 2 महीने से घर पर था, बीमार था, अभी 2-4 दिन से ठीक होकर के मैं आया हूँ। उस वक्त मैं देख रहा था, पढ़ता था कि नवंबर के शायद 1 या 2-3 तारीख का मामला था, जब कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की, कुरुक्षेत्र के प्रशासन की, विधायक के साथ एक मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग होती है और कहते कि 2 दिसंबर से गीता जयंती का जो है वो ब्रह्म सरोवर पर आयोजन किया जाएगा। मतलब आपने बच्चे की शादी रख दी, तो कायदे से बच्चे के कोट पैंट कब आने चाहिए थे? उस 2 तारीख से लेके जब मीटिंग हुई थी, उस 2 दिसंबर से पहले उसका कोट पैंट आ जाना चाहिए था। उसका जो सेहरा है वो उससे पहले आ जाना चाहिए था, उसकी जो शेरवानी है वो पहले आनी चाहिए थी ना।
या घोड़ी के बैठने के बाद आएगी, भी घोड़ी में बच्चा बैठेगा फिर शेरवानी आएगी इसके लड़के की। इन्होंने वो काम किया, कोई फर्क नहीं इनको कुछ क्या हो रहा है। 2 तारीख को मुख्यमंत्री आते हैं गीता जयंती का ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए। एक तरफ से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आगे आगे वो चले, पीछे पीछे सड़कें बन रही हैं, रोलर चल रहे हैं। उस दिन भी कोई बात नहीं है। मुझे हैरानी तब हुई जब 4 तारीख को गीता जयंती शुरू हुए, 3 दिन हो चुके, 2, 3 और 4, चौथे दिन की रात की बात है। मैं सेक्टर 13 से आ रहा था, और जहां गीता जयंती समारोह, मुख्य समारोह जहां पर होता है, ये जो केडीबी रोड के ऊपर जा करके, वो सड़क उस दिन बना रहे हैं पट्टे, 4 तारीख की रात को। यार कमाल की बात है, बच्चा ब्याह के भी आ गया और आप उसकी शेरवानी लेने जा रहे हो। क्या मजाक है इस देश में, क्या तमाशा बना दिया आप लोगों ने। ब्रह्म सरोवर की बात सबको पता है कि ब्रह्म सरोवर में गीता जयंती का समारोह होता है। अगर आप गए हो आज भी जा करके देख लेना, 50% जो पत्थर ब्रह्म सरोवर के हैं वो आज भी टूटे पड़े हैं। क्या संदेश देना चाहते हो? आप कहते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती मना रहे हैं। लानत है तुम्हारी ऐसे समारोह के ऊपर। जो लोग देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो आपके समारोह नहीं देख रहे, वो ब्रह्म सरोवर के पत्थर भी देख रहे हैं। मीडिया के लोग दिखा रहे हैं, मैंने भी देखे हैं वो टूटे हुए पत्थर। आप क्या संदेश देना चाहते हो? आज टेंडर हो रहे हैं, गीता जयंती शुरू हो चुकी है, ये टेंडर कर रहे हैं। क्या मजाक है? क्या करना, साबित क्या करना चाहते हो? बेईमानी और भ्रष्टाचार का अड्डा। मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, और इसके अलावा इन पर कोई टिप्पणी करना बेईमानी है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि शायद ये अहंकार के नशे में चूर है, क्योंकि इनको लोगों ने जन्मत इतना दे दिया कि अब इनका जमीन देखने का वक्त आ चुका है। और एक बात मैं लोगों को कहूंगा कि अहंकार तो कंस जैसे व्यक्ति का नहीं रहा था, ये तो सरकार में बैठे हैं। लोकतंत्र का जमाना है साहब, जनता के जब तक मूड में नहीं आई तो नहीं आई, लेकिन जिस दिन जनता के मूड में आ गई ना, ऊपर से उठा के तड़ा पटक देंगे। तो इस तरीके से देखिए, कहने में आरोप लगाना भी मजबूरी, लेकिन कहीं ना कहीं दुख भी होता है। जब मैं अपने कुरुक्षेत्र को देखता हूं, मैं यहां से सड़क पे जाता हूं तो इतनी मिट्टी उड़ करके मुंह में आती है। किसी सड़क से चले जाओ, गलियों में चले जाओ, ऐसी कौन सी सरकार है यार, क्या बना रहे हो? मैंने खुद विधायक साहब से बात की इस मामले में। मैं कहा भाई यार, क्योंकि मेरे मित्र हैं तो मैंने खुद भी बात की है उनसे। मैं कहा यार ये जो सड़क है इस पर कुछ होगा? वो साहब कहते हैं कि ठेकेदार भाग जाते हैं। ये विधायक की वर्डिंग है, ठेकेदार भाग जाते हैं। भाई ठेकेदार क्यों भागेगा? ठेकेदार मैं बताता हूं क्यों भागता है। जितने में टेंडर होता है 40% तो पहले विधायक मांग ले, सांसद मांग ले, सरकार मांग ले, बच गया 60%। उसमें से 20% प्रशासन मांग लेता है, इनके ऑफिसर मांग लेते हैं। अब 40% में वो वही बात है ना कि नंगा खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। अब वो 40% में सड़क बनाए, रेता गेरे, बजरी गेरे, या 2 पैसे कमा करके लेके जाए। जो भी आदमी काम करता है ना, वो 2 पैसे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कमाना चाहता है। जिस ठेकेदार को 2 पैसे बचेंगे ना, क्यों काम करेगा भाई? क्यों भागेगा ठेकेदार? अरे खा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है खाने में, लेकिन इतना खा लो आपका पेट भी पड़ जाए और ठेकेदार का काम भी चल जाए, कुरुक्षेत्र की जनता भी रह ले। अब ये मामला जो आपका आता ना, अभी जो सड़क मामला आता था, मैंने उस दिन देखा खड़ा होकर के, वहां पर बजरी डाल रहे हैं, लुक में मिला करके बजरी डाल दी, और इस तरीके से डाली गई है कि वो मेरे ख्याल में शायद 2 दिन इसी गीता जयंती के दौरान वो टूट जाएगी। अब मुझे याद आ कि इन्होंने पहले सड़क क्यों नहीं बनाई? क्योंकि अगर ये पहले सड़क बना देते, लोग देखते, इनका जुलूस निकलता, वो सड़क तो पहले ही टूट जाती। इसलिए गीता जयंती के बीच में, एक तरफ गीता जयंती चल रही है, बीच में सड़कें बन रही हैं। तो ये हाल इन लोगों ने तमाशा बना दिया। और कहीं ना कहीं मैं फिर कहता हूं कि इन लोगों को सोचना चाहिए कि जिस जनता ने बड़े आदर भाव के साथ पूरा बहुमत आपको दिया है, आपको सर मत्थे पर लिया है, उस जनता के लिए आपका कोई ना कोई कर्तव्य बनता है। उस जनता के प्रति आपकी कोई जवाबदेही बनती है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथी हैं। मैं फिर कहता हूँ कि किसी को आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, उसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ तो साहब अब क्या करें, मजबूरी है। मेरी आदत नहीं है इस तरीके से आरोप लगाने की, लेकिन हम भी जनता के प्रति खड़े हैं भाई। लोग अब वही हमारे पास आते हैं। वो अभी मैं हॉस्पिटल की बता रहा था, परसों कुछ लोग मेरे पास आए हुए थे। हॉस्पिटल में एक गेट बना दिया सिविल हॉस्पिटल का, और ऐसा गेट बना दिया कि आमने सामने टकरा के लोग मरे। चौराहे के ऊपर हॉस्पिटल का गेट कभी होता है क्या? चलो बन गया वो। एक दूसरा गेट सिविल हॉस्पिटल का है, उसके मामले में कुछ लोग मेरे पास आए थे।
उन्होंने कहा साहब प्रशासन ने वो गेट बंद कर दिया दूसरा। अब उसके गेट बंद होने की वजह से क्या हुआ कि सारा जो ट्रैफिक है वो चौक वाले गेट पर चला गया। मुझे पता लगा कि शायद कोई कैंटीन वैंटीन का कुछ और मामला वहाँ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं पूछूंगा और मिलूंगा इस मामले को लेकर के सीएमओ से भी कि मामला क्या भी, ये गेट बंद क्यों, जब गेट है तो खोलते क्यों नहीं उसको, कम से कम चौक वाले गेट का कुछ तो भार कम होगा। तो इस तरीके की नीतियां इन लोगों की हैं, जनता का जीना इन लोगों ने मुहाल किया हुआ है। वक्त आने दो, बहुत जल्दी इनको इनका अंजाम का पता चल जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब यहाँ हम बातचीत का अंत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।